Okay, so this is, hopefully the screen is visible. Okay, so these are the content topic which I shared you on a schedule, postulates of quantum mechanics. And interestingly, अभी हम आप देखेंगे कि ये postulate of quantum mechanics में ही सारा cover है, यानी उसी के अंदर ही commutation cover हो जाएंगी, उसी के अंदर Hermitian operators cover हो जाएंगे, उसी में Ehrenfest theorem cover हो जाएगा, और उसी में different form of Schrödinger wave equation cover हो जाएंगी. So उस postulates को इस तरह generalize करके डिज़ाइन किया गया है इस लेक्चर के लिए कि उसमें आपकी तमाम रेलिवेंट चीज़ें कवर हो जाएंगी. जो रिव्यू ऑफ कंसेप्ट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स है, ये हम मॉडर्न फिजिक्स जब उसे देखेंगे तो उसके साथ ये कवर हो जाएंगे, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स भी यही है. सो जस्ट टू मेक श्योर कि ओवरलैपिंग ना हो, टाइम कम है, सो मॉडर्न फिजिक्स उसके साथ कवर हो जाएगी. ओके, सो दिस इज अ पिक्चर विच वन ऑफ माय टीचर यूज्ड टू से कि ये जो बॉक्स है, जार है जिसके अंदर चौक कुछ चीजें हैं, इट्स जस्ट लाइक अ वेव फंक्शन, और इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है. इफ यू यू प्रोबेबली हैव हाउ नो अबाउट द स्टफ. ये जो हाथ है, ये बेसिकली आप इंसर्ट करते हैं और कुछ चीज निकालते हैं. सो दिस हैंड वर्क्स एज एन ऑपरेटर फॉर क्वांटम मैकेनिक्स. और जो चीज बाहर आती है, दैट्स बेसिकली योर वैल्यू फॉर द सिस्टम. अब ये बड़ी लेमैन स्टाइल है, लेकिन एक अच्छा रिलेशन बनाने में मदद करता है एज अ स्टार्टअप, कि वेव फंक्शन बेसिकली क्या है, इट्स अ सिस्टम, और वो हर सिस्टम के अकॉर्डिंगली वेव फंक्शन है, हर लेवल के लिए वेव फंक्शन है. ओवरऑल आप एक वेव फंक्शन लिख सकते हैं जिसमें सिस्टम की तमाम खसूसियात मौजूद है. द नेक्स्ट स्टेप यू विल यूज ऑपरेटर. आप देखेंगे आप मैयर क्या करना चाहते हैं. अगर आप एनर्जी मैयर करना चाहते हैं, यू विल टेक एन एनर्जी ऑपरेटर, मोमेंटम फॉर द मोमेंटम ऑपरेटर, और उसे जब उस पर अप्लाई करेंगे, यानी हाथ को जब इंसर्ट करेंगे, तो आपके पास उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू आ जाएगी, विच इज आइगन वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एंड देन यू कैन सी इट विद द टाइम टू. सो इट्स अ गुड एग्जांपल टू हैव अ गुड बैकग्राउंड, thinking background, not a technical background. Okay, so postulate of quantum mechanics, the first one, which is a wave function. So the wave function is basically a thing which have all the information about the system. सिस्टम कैसा है, सिस्टम टाइम के साथ किस तरह चेंज आउट हो रहा है, यानी वो पूरे सिस्टम को डिपिक्ट करता है. उस सिस्टम की तमाम खसूसियात उसके अंदर मौजूद है, और उस सिस्टम की अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सो इट्स जस्ट द इनर प्रोडक्ट एंड देन द मॉडुलस स्क्वायर. और एक इसके साथ जो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, दैट्स इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. So this is the difference between probability and a probability density. Probability is the modulus square of the wave function's inner product, whereas the probability density is just simply the product of the two wave functions. इसको हम extend यू कर सकते हैं कि probability density का अगर आप modulus square लेते हैं तो वो probability बन जाती है, अगर इन दोनों को आप relate करना चाहें तो. So this is how it can be part of PPSC paper for physics lecture. Okay, this is a line from a Shankar, very catchy line which is not available in almost every book, just Shankar या एक आधे से quote करता है. So Hilbert space में हम जो vectors लेते हैं जिन्हें हम wave functions कहते हैं, they are to normalize to unity. जबकि improper vectors, जो कि आपको कहीं भी number name usually नहीं पढ़ने को मिलेगा quantum mechanics में, which basically are those in Hilbert space which normalize to Dirac delta function. अब ये डिराक डेल्टा फंक्शन ये हम टाइमली इसको देखेंगे जब ये हमारी रूटीन में आएगा, लेकिन मेन मकसद है कि जो वेव फंक्शन, प्रॉपर वेव फंक्शन या जो प्रॉपर वेक्टर है या जिसे बेसिस कहते हैं, ये एक चीज आप ज़हन में रख सकते हैं कि वेव फंक्शन, वेक्टर्स या बेसिस, ये तीन नाम अगर आए तो क्वांटम मैकेनिक्स में उससे मुराद ऑलमोस्ट सेम है, मोर और लेस सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन मोर और लेस आप उसे सेम ले सकते हैं. सो वेव फंक्शन, वेक्टर्स या बेसिस, दे आर सपोज टू बी नॉर्मलाइज टू यूनिटी. जब नहीं होंगे तो हम उसे नॉर्मलाइज करेंगे. ये बेसिकली हमारी पहली एक्टिविटी भी होगी कि नॉर्मलाइज कैसे करते हैं. और जो इम्प्रॉपर वेक्टर्स होंगे, दे आर आल्सो नॉर्मलाइज, बट दे नॉर्मलाइज टू डिराक डेल्टा फंक्शन. डिराक डेल्टा फंक्शन इज जस्ट अ बेसिकली अ पीक at a certain instant and zero at all other points.
So this is basically condition for orthonormalized. Normalized की ये condition है कि the inner product should be equal to 1 and orthogonal की है कि अगर दो different wave functions होंगे तो they should equal to 0. और इसको अगर आप combine करके लिखना चाहें तो it will be canonical delta कि अगर same होंगे तो 1, अगर different होंगे तो 0. So this is how basically this orthonormalization condition can be written in mathematical form, and this can easily be part of PPSC lecture preparation, PPSC paper के psi I dot psi comma psi j is equal to what? It's neither equal to 1, it's neither equal to 0, but canonical delta ij, and the situation will tell us कि it's equal to 1 or it's equal to 0. Okay, let's move on the wave function. So this is, as I said here, कि हम देखेंगे normalization अगर ना हो तो कैसे की जाती है. So this is a simple activity. पेपर में इजिली आ सकता है. इसका सबसे ये है कि इसमें किसी भी तरह का कैलकुलेटर यूज नहीं है, तो एक से आधे मिनट में या 2 मिनट में एक इजिली वेव फंक्शन दिया जा सकता है और कहा जा सकता है कि इसे आप नॉर्मलाइज करें. सो दिस इज अ इक्वेशन वेव फंक्शन, और वेव फंक्शन की ये खसूसियत है कि ये सिर्फ -a से a के दरमियान एग्जिस्ट करता है, बाकी तमाम अदर पॉइंट्स पे एग्जिस्ट नहीं करता. टू मेक इट सिंपलर, तो जस्ट हम क्या कंडीशन यूज करेंगे, या वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज, इट्स मीन कि इसका इंटेग्रल from -infinity to infinity should be equal to 1, mean it has to be there कि ये -infinity से infinity के दरमियान इसके होने की probability 1 है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो होगा. So just अगर आप इसको इनपुट करें और सिंपल इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन से पहले हम लिमिट्स ब्रेक करेंगे क्योंकि हमारा फंक्शन सिर्फ कुछ खास पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता. और इसको हमने सिंपली सॉल्व किया, सिंपल स्केयर फॉर्मूला, and then by just simply solving it, one can say a simple algebra. One can get this answer. A is equal to, I don't know if this is disturbing you as well, but I am having an icon popping up again and again. Okay, just let me do it in a way. Okay, so this is the value. A is equal to 1 by 4, 15 over A5. तो just simple algebra है, आप इसे solve करके इसे sort out कर सकते हैं. A similar question, a more general in a way, it mostly be part of comprehensive exam और MPhil test, लेकिन इसको भी simpler version में पेपर में दिया जा सकता है कि एक wave function दिया गया है, e की पावर function है, normalization constant निकालना है. So just आपने इसको integrate किया from -infinity to infinity. E को आपने लिखा, this is a special function which value you should remember. 2 से 3 है जिनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जिसमें से एक ये है कि अगर -infinity से infinity हो और e की पावर -a के साथ हो तो उसको सिंपल इंटीग्रेट करके डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर π/a होता है. सो इसमें आप π/a जो कि इस केस में इसकी कोफिशिएंट्स हैं, तो आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 2 alpha m over πh cut 1/4. So this is the very first step. अगर आपको वेव फंक्शन दिया जाए तो आपको कहा जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकाले. सो ये इजीली पीपीएससी लेक्चर का भी हो सकता है, एमफिल पीएचडी के टेस्ट में भी होता है, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम में. तो इट्स अ मोस्ट फेमस क्वेश्चन के नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालें, और इसमें कैलकुलेटर की यूजेज भी नहीं है. सो अ सिंपल इंटीग्रल, जैसे इस क्वेश्चन ये तो नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन इस तरह का आ सकता है. इसको मजीद सिंपलर दे सकते हैं ताकि 1 से 1.5 मिनट में बच्चा सोल्व कर ले. ओके, सो वेव फंक्शन को ही लिखने का एक और अंदाज है जिसे डिराक नोटेशन कहते हैं. बैक टू द वेव फंक्शन डिस्कशन, और उसको लिखने में हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, एक है कैट और एक है ब्रा. अगर आप इसको बेसिकली, मैं इसे कैसे याद रखता हूँ के स्टाइल में, अगर ये इस तरह के का पहले स्टेट है एंड देन रिवर्स, सो इट्स अ कैट एंड ऑपोजिट इज अ ब्रा, और ये एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं ट्रांसपोज के जरिए. तो अगर साई आई डॉट साई जे आप लें तो डैट विल बी आई जे विच इज इनर प्रोडक्ट, और अगर आप ये याद करें तो ये सेम चीज हम ये देख चुके हैं यहाँ पे. सो दिस इज द सेम थिंग, यानी सेम वही चीज है लेकिन लिखने का अंदाज डिफरेंट है. वो श्रोडिंगर स्टाइल है, ये डिराक स्टाइल है. और इसमें डिराक स्टाइल में सबसे एक बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इसका आउटर प्रोडक्ट भी ले सकते हैं. बेसिकली ये मैट्रिक्स यानी क्वांटम मैकेनिक्स को दो वे में चला सकते हैं. एक सिंपल
इंटीग्रल स्टाइल और एक मैट्रिक्स स्टाइल। तो जब आप मैट्रिक्स स्टाइल में हैं तो जब इसका आपको आउटर प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको आउटपुट एक मैट्रिक्स मिलती है। इसकी एक एग्जांपल छोटी सी है कि मेरे कहने का मकसद क्या है कि अगर आप एक कैट लें, एक कॉलम वेक्टर, तो उसका जो ब्रा होगा दैट विल बी अ रो वेक्टर, सिंपली आपने ट्रांसपोज लेना है। अब अगर आप इसके ब्रो को कैट के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं, यू विल गेट अ वैल्यू 5 व्हिच इज वन कैन से एन आइगन वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और यानी इसी से प्रोबेबिलिटी निकलती है। और अगर आप उसका आउटर प्रोडक्ट लें, यानी कैट को ब्रा के साथ प्रोडक्ट लें, तो आपको एक मैट्रिक्स मिलती है। और ये बेसिकली यही मैट्रिक्स जो है वो ऑपरेटर कहलाती है, जिसको हम सॉल्व करते हैं और ऑपरेटर को मैट्रिक्स पे अप्लाई कर आइगन फंक्शन पे अप्लाई करते हैं, सो एंड सो फार। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी एंड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इधर से बड़ा एक आसान सा एमसीक्यूज बन सकता है, जो कि अगर इस मैट्रिक्स को आप ज़हन में रखेंगे तो इंतहाई आसानी से सॉल्व हो जाएगा कि द आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू वेव फंक्शन, या if we multiply cat with bro, what we will get a matrix. But if you multiply a bro with the cat, or other way known as inner product, we will get a value. So by just changing the order of the multiple matrices, you will get an output relevant to that. Okay, the second postulate, which is about, so this is all about the first postulate. वेव फंक्शन को डिराक नोटेशन में किस तरह लिखते हैं, वेव फंक्शन में नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैसे निकालना है, वेव फंक्शन की क्या सिग्निफिकेंस है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज द ऑपरेटर्स के क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन के अंदर तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन जो आपने निकालनी है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटर चाहिए होगा। सो जो सी फिजिकल क्वांटिटी है उसका रिस्पेक्टिव ऑपरेटर होगा। दिस इज ऑपरेटर फॉर मोमेंटम इन अ 3D। दिस इज फॉर एक्स एक्सिस, यानी अगर आप एक 1D में ले रहे हैं माइनस एटा एच का डी बाई डी एक्स, ये आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। जिस तरह का पीपीएससी का एक स्टैंडर्ड है, इस तरह की ही चीजें आएंगी सिंपल। और एनर्जी का है कि एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस वी, और अगर इस पी की वैल्यू आप इसमें दर्ज कर दें तो आयोटा 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 स्क्वायर, तो ये माइनस एच का स्क्वायर ओवर 2m सेकंड डेरिवेटिव प्लस v is a potential. So these are the operators for momentum and energy. And an important thing you need to remember, एक पूछा जाता है कि हर्मिशन ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, तो सबसे आसान जो एक वे है याद रखने का कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज के ऑपरेटर्स हैं वो तमाम हर्मिशन होते हैं। लेंथ, मोमेंटम, पोजीशन, एनर्जी, प्रेशर, पावर, यानी जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम आम क्लासिकल फिजिक्स में भी मेजर करते हैं, अगर उसका जो ऑपरेटर बनाएंगे वो हर्मिशन होगा। हर्मिशन ऑपरेटर से क्या मुराद है कि उसका जो डैगर है वो उसी ऑपरेटर के इक्वल होगा। या आपको यानी एक आसानी से क्वेश्चन दिया जाएगा, जब मैं भी टेस्ट दूंगा कि एक ऑपरेटर ए दिया जाएगा, आपने बताना होगा कि ये हर्मिशन है या नहीं, तो यू जस्ट नीड टू फाइंड इट डैगर। अब क्वेश्चन होगा कि डैगर क्या है। डैगर बेसिकली इक्वल टू कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एज वेल एज अ ट्रांसपोज। कि अगर सिर्फ ट्रांसपोज लेते तो हम उसे कहते हैं ट्रांसपोज, अगर मैं कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेता तो उसे हम मैथ की जबान में सिर्फ कहते हैं कॉन्जुगेट, लेकिन अगर दोनों किए जाएं तो उसको फिर हम कहते हैं डैगर। अब अगर एक मैट्रिक्स रियल नंबर्स पे मौजूद है तो उसका डैगर बेसिकली उसका ट्रांसपोज ही होगा, क्योंकि कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स का होता है। इसी तरह अगर कोई ऐसा आपके पास नंबर है जो कि मैट्रिक्स शक्ल में नहीं लिखा जा सकता, तो उसका जो डैगर है वो सिर्फ कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। ये अब जो दो मैंने बातें की हैं ये क्वेश्चन में आएंगी आपको, और मोर और लेस पेपर में भी आ सकती है। सो हर्मिशन ऑपरेटर जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आप चेक कर सकते हैं। ये एक बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है कि शो दैट मोमेंटम ऑपरेटर इज हर्मिशन ऑपरेटर, एंड यू कैन सी कि ये हर्मिशन ऑपरेटर है या नहीं, एंड इट्स एन हर्मिशन, लेकिन क्यों है ये आप ट्राई कर सकते हैं एट योर ओन। Okay, so this is a very important thing, one of the most important line from the quantum mechanics. The results of any individual measurements yield one of the eigenvalues of the corresponding operator. कि जो operator दिया गया है उसकी जो possible values है उसमें से सिर्फ एक value आएगी, उसके अलावा कोई value उसमें नहीं आ सकती। This is basically a definition of quantization. इससे मुराद क्या है, इससे मैंने एक example लिया है, ये वही operator है जो हमने थोड़ी देर पहले बनाए 1 2 2 4, यहाँ था शायद जी, ये 1 2 2 4। अगर मैं इसकी आइगन वैल्यूज निकालता हूं तो इसकी आइगन वैल्यू आती है 2 0 एंड 5। कैसे आती हैं, आई विल शेयर अ सेपरेट यूट्यूब लिंक फॉर दैट। ये भी पेपर में आ सकता है कि छोटी सी मैट्रिक्स देके आपको कोई आइगन वैल्यू निकालना है, सिंपल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी होती है, मैथ का पोर्शन है।
लेकिन इन शॉर्ट कि इस ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज है 0 एंड 5। सो इसको जिस भी वेव फंक्शन में हम अप्लाई करेंगे या जिस वेव फंक्शन से ऑपरेटर बनाया जाएगा उसकी वैल्यू सिर्फ 0 या 5 आएगी, यानी 0 और 5 या उसका कोई कॉम्बिनेशन, मतलब 30% ऑफ चांसेस के वैल्यू 0 होगी, 70% प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 5 होगी, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स है प्रोबेबिलिटी। द कैट इज नॉट अलाइव नॉट डेड व्हेनेवर, जब तक आप उसे देख नहीं लेते। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से, क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट, कि जो वैल्यूज परमिटेड है उस वैल्यू का कोई कॉम्बिनेशन आ सकता है, उसके अलावा कोई आपको वैल्यू नहीं आ सकती, जो कि क्लासिकल में ऐसे नहीं है, एफ इज इक्वल टू एम ए लगा के आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एफ की जो वैल्यू अलाउ है सिर्फ वो आएंगी उस सिस्टम की, उसके अलावा कोई नहीं आ सकती। ओके, दिस इज a very important line. The eigenvalues of Hermitian operator are always real. A very simple theorem in quantum mechanics, and this statement can be as it is in your paper. Then we have angular momentum operator, and the way to you remember it is by permutation. अगर x है यहाँ पे तो यहाँ पे y होगा, यहाँ पे z, and then here it will be z and it will be y. So इसे परमुटेशन के जरिए आप याद रख सकते हैं। इसी तरह y है तो यहाँ पे z होगा, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद y, देन वी विल हैव y एंड द पार्शियल डेरिवेटिव विद c, और इसके साथ माइनस एटा h कट होगा। तो आपको कोई भी वेव फंक्शन वो दे सकता है और कहे कि उसका आप एंगुलर मोमेंटम का x कंपोनेंट निकालें, तो जस्ट यू हैव टू अप्लाई इट एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स इज यूनिटरी ऑपरेटर। यूनिटरी ऑपरेटर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में यूनिटरी ऑपरेटर हमें बेसिस चेंज करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। बेसिस वेव फंक्शन जिसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स में यूनिट वेक्टर्स कहते हैं, 2i + 3j + 4k, तो i j के यूनिट वेक्टर्स हैं। तो इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में लाते हैं तो उसे बेसिस कहा जाता है। सो जो गुड बेसिस है, जो कि ऑर्थोनॉर्मलाइज है, वो ईजी होनी चाहिए मैथ में, लेकिन यूजली नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, बेसिस चेंज करते हैं। रिसर्च बेस भी स्पेशली बेसिस चेंज की जाती हैं। कंडेंस मैटर फिजिक्स में खास हिस्सा ही यही है कि आप बेसिस किस तरह बेहतर कर सकते हैं मटेरियल को करेक्टराइज करने के लिए कंप्यूटेशनली। सो इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसकी मैट्रिक्स को अगर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो डायगोनलाइज हो जाती है, विच मीन्स के बेसिस चेंज होगी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इज द सिंपल डेफिनेशन कि u dagger इज इक्वल टू i, या u dagger u इज इक्वल टू i एंड u dagger इज इक्वल टू u इनवर्स। तो इसकी जो आसान सा क्वेश्चन बन सकता है, a unitary operator is an operator whose dagger is equal to inverse of the same operator u minus 1. यूनिटरी ऑपरेटर्स आर लाइक कम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ यूनिट मॉडुलस। ये आप वेरीफाई कर सकते हैं कि इसका मॉडुलस 1 आएगा, कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे और इसका मॉडुलस लेंगे, आप ले सकते हैं u इज इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा, उसका मॉडुलस लें, दैट विल बी 1। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, आपको एक मैट्रिक्स दे दिया जाए A कुछ भी, और आपसे पूछा जाए ये मैट्रिक्स कौन सा है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले उसकी हर्मिटिविटी चेक करेंगे, अगर ऑप्शन में हर्मिशन है या नहीं। तो अगर तो उसका डैगर उसी के इक्वल आ जाए तो इट्स मीन इट्स हर्मिशन ऑपरेटर। अगर उसका डैगर उसके इक्वल नहीं आता तो द सेकंड थिंग यू विल हैव टू डू, उसको क्या करेंगे कि उसके डैगर को उसी से मल्टीप्लाई करके चेक करें कि आंसर आए आता है। अगर आए आता है तो इट्स मीन दैट्स अ यूनिटरी ऑपरेटर। तो ये दो तरह का ऑप्शन अगर वो पेपर में दे, तो इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई पॉसिबल नहीं है कंसीडरिंग पीपीएससी के टाइम कंस्ट्रेंट को देखते हुए। तो यही है कि एक ऑपरेटर दिया जाए एंड ही विल आस्क इट्स आइदर हर्मिशन ऑपरेटर, इट्स अ यूनिटरी ऑपरेटर, और मे बी सम रोटेशन ऑपरेटर। तो उसमें जस्ट आप डैगर लें, अगर उसी के बराबर आ जाए तो इट्स हर्मिशन, अगर डैगर लें उसके बराबर ना आए तो आप क्या करें, उस ऑपरेटर को उसके डैगर से मल्टीप्लाई करें एंड सी के आए। अगर वो भी ना आए तो नन ऑफ दिस तो है, फिर नन ऑफ दिस लगाए, नन ऑफ दिस इज अ latest thing in the PPSC preparation. Okay, the product of unitary operator is unitary. किसी भी unitary operator को आप 2, 3, 4, 5 दफा मल्टीप्लाई करें, वो हमेशा unitary operator ही रहेगा। यही बेसिकली इसकी खसूसियत है जिसकी वजह से हम बेसिस को बड़ी आसानी से चेंज कर पाते हैं। ओके, द सेम ऑपरेटर्स, लेकिन अब हम उस पर पढ़ रहे हैं कम्यूटेशन इन द सेम डोमेन ऑफ पास्टुलेट्स। तो कम्यूटेशन बेसिकली 3 तरह के हो सकते हैं कि अगर तो ये चीज 0 के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। सो वी विल से कि ऑपरेटर जो है वो कम्यूट करते हैं।
And the most important thing which can be asked from here, when operators commute, they have a common set of eigenfunctions. कि जब दो ऑपरेटर्स कम्यूट करते हैं तो उनका कॉमन सेट ऑफ आइगन फंक्शन होता है. फॉर एग्जांपल एंगुलर मोमेंटम एल जी एंड द स्केयर ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल स्केयर, वो कम्यूट करते हैं. सो दोनों का आइगन फंक्शन सेम है. वी यूज द सेम आइगन फंक्शन फॉर बोथ थिंग, एल जी एंड एल स्केयर. तो कम्यूटेशन से हमें ये फायदा होता है कि एक आइगन फंक्शन से दूसरा हम एज इट इज इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो अगर वो कम्यूट कर रहे हैं. द सेकंड थिंग, ये साइन चेंज है इसमें. अब ये दूसरी ब्रेसेस हैं, ये यूज होती हैं जब उनके दरमियान प्लस आए या इक्वालिटी में माइनस आए. सो इसको कहते हैं एंटी कम्यूट. ये भी क्वांटम मैकेनिक्स में पार्ट है. इनफैक्ट अभी एक एक्सरसाइज में आपको दूंगा. पॉली मैट्रिसेस जो है वो एंटी कम्यूट करती हैं. सो यू कैन चेक दे एंटी कम्यूट और नॉट. द थर्ड थिंग, कि अगर इनका जो ये कम्यूटेशन रिलेशन है वो जीरो के इक्वल ना हो, तो वी विल से दे डजंट कम्यूट. और उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? देयर इज अ ट्रेड ऑफ इन द एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट फॉर द वन क्वांटिटी वर्सेस अदर. ये चीज क्या है, ये समझने के लिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल, जब आप पोजीशन का मोमेंटम के साथ कम्यूटेशन रिलेशन लेते हैं तो आपके पास आई एच कट आता है, मतलब ये कम्यूट नहीं करते. सो इट मींस कि दे डजंट कम्यूट, doesn't have common set of function and there is trade of an accuracy and recommended by. और ये पहले भी हम कहीं और भी पढ़ चुके हैं, which is known as uncertainty principle. Uncertainty relation अगर आपको याद हो, which say delta x delta p is greater than h cut by 2. So the same चीज आप कम्यूटेशन रिलेशन से देख सकते हैं. दो ऑपरेटर कम्यूट कर रहे हैं तो मतलब उस पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है. दिस इज लिंक, maybe a link with uncertainty principle and commutation relation for an MCQ thing. और अगर वो कम्यूट नहीं करते, जैसे कि पोजीशन मोमेंटम के केस में, सो देयर हैज टू बी सम अनसर्टेनिटी रिलेशन. और उसका मतलब है कि अगर जब आप एक चीज को मालूम करेंगे, एक फिजिकल क्वांटिटी को, तो आपको ट्रेड ऑफ करनी पड़ेगी एक्यूरेसी सेकंड में. जैसे हमने पढ़ा कि अगर मोमेंटम आपने जितना एक्यूरेट मेजर करेंगे उतनी पोजीशन में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, जितनी मोमेंटम में आप एक्यूरेसी बढ़ाएंगे उतनी पोजीशन में अनसर्टेनिटी. लेकिन अगर ये नहीं करते, देन बोथ द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड विदाउट एनी uncertainty as written in the second point. So this is basically relation of commutation of operators with eigenfunction. कि अगर operator commute करते हैं, they have common set of eigenfunction. This is a relation of commutation of operators with uncertainty principle. किस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को आप इधर से ड्रॉ कर सकते हैं. Okay, so this is basically an activity which you can do. It's the most possible commutation relations. और ये कॉमन से हैं और ये पेपर में, यानी जैसा बीपीएस अगर किसी ने दिया है तो ही कैन अंडरस्टैंड कि ये इट कैन बी पार्ट ऑफ इट इजीली. तो आपने एल एक्स और एल वाई के कम्यूटेशन रिलेशन निकालने हैं. डेरिवेशन आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं. रिलेशन मैंने आपको बता दिए हैं, ये लिखे हुए हैं, इक्वेशन 6 एंड 7. स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी. उसके बाद इसी रिलेशन को आपने जनरलाइज करना है. तो जब जनरलाइज करेंगे तो जिस तरह क्रोनिकल डेल्टा होता है, जब क्रोनिकल डेल्टा होता है 2 वेरिएबल्स के लिए, जब आप 3 वेरिएबल में जाते हैं तो वहां पे आता है लेविच-वीटा सिंबल. तो ये आप ट्राई करेंगे, उससे ये कि आपको लेविच-वीटा सिंबल का अंदाजा होगा, वो इटसेल्फ वो पेपर में आ सकता है. फिर ये कम्यूटेशन रिलेशन है x के एल एक्स के साथ, y के एल वाई के साथ, एंड देन द ऑपोजिट के x के एल जी के साथ एंड एल वाई के x के साथ. Then L square and LX, L square and LY, so on. And L square and LZ specifically, जैसा as मैंने said कि वो commute करेंगे, बाकी दोनों नहीं करेंगे. Then energy का momentum के साथ polyspin matrices ये मैंने तीनों लिख दी हैं, sigma x, sigma y, sigma z. So just simple matrix multiplication करनी है and you will verify कि ये anti commute करते हैं. Then ये ladder and raising and lowering operators हैं, इसका आप relation try कर सकते हैं. So this is an activity for the exam, one can say, for the next paper on Sunday. अच्छा, polymatrix पे अगर आप गौर करें तो आप ट्रेस निकालें. तो ट्रेस भी क्वांटम मैकेनिक्स की एक टर्म है, बेसिकली मैट्रिसेस की टर्म है. ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज. तो अगर आप इसकी डायगोनल एंट्रीज को जमा करें, इट विल बी 0, इट विल बी 0, इट विल बी 0. सो वेरी
simple question can be that trace of Pauli matrices is 0, 1, none of these. So its answer is 0. The next thing you can try कि आप इन Pauli matrices का स्केयर लें. इसका स्केयर लें मतलब इसको आपस में ज़रब करें, इसको आपस में ज़रब करें, इसको आपस में ज़रब करें, and you will identify कि तीनों का आंसर 1001 आता है, यानी it's an identity matrix. So it can be part of your paper as well कि the square of any of the given Pauli matrix is always identity matrix, whatever it could be, none of this. So ये एक यानी ये जो हमारी स्लाइड्स हैं कुछ पेजेस की, अगर ये ही आप एक अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं फॉर एमएससी प्रिपरेशन, इट विल बी इनफ. इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा रीडिंग करना चाहें, वेल एंड गुड नहीं भी करना चाहें, तो होपफुली आपके पीपीएससी के लिहाज से वो कवर हो जाएगा. सो इसलिए उसमें कुछ एक्टिविटी रखी जाएगी ताकि कुछ आप अपने लिहाज से भी थोड़ा सा उसे सॉर्ट आउट करें. ओके, सो दिस इज ई डॉट वैल्यू. इसको बेसिकली हम दो नाम देंगे अभी. ये हमारा पासुलेट 3 स्टार्ट हो रहा है कि हमने वेव फंक्शन के बारे में पढ़ लिया, हम जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है. हमने ऑपरेटर के बारे में पढ़ लिया, जिस ऑपरेटर के जरिए आपने उसमें से इंफॉर्मेशन निकालनी है. हमने डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स देखे. अब हम ये देखते हैं कि वो इंफॉर्मेशन निकलेगी कैसे. तो अगर तो आप किसी वेव फंक्शन पे एक ऑपरेटर ए अप्लाई करें और वो रिपीट करे खुद को विद सम कांस्टेंट, सो वी विल से इट्स एन आइगन वैल्यू इक्वेशन, और इसको कहते हैं हम आइगन वैल्यू. फॉर एग्जांपल आपके पास एक e की पावर फंक्शन है 3ix, मैंने मोमेंटम निकालना है, मैंने p psi अप्लाई किया. p का क्या फॉर्मूला है, हमने अभी पढ़ा माइनस आयोटा h का d/dx. तो जब मैंने अप्लाई किया तो e की पावर 3 आयोटा x वापस दोबारा आ गया विच इज इन psi, और जब इसको मैंने i को i से किया i स्क्वायर आ गया एंड सो फॉर. सो इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी 3h कट. सो यू कैन सी हाउ इजी टू फाइंड दिस आइगन वैल्यू एंड हाउ इट इज प्रोबेबल कि आपके पेपर में हो सकता है. But sadly the quantum mechanics is not easy in the real time as shown here, but in paper point of view it will be like yeah. अच्छा, हर दफ़ा हम ये काम नहीं कर सकते. यूजुअली हमारा वेव फंक्शन रिपीट नहीं करता क्योंकि वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे चल रहा होता है. तो फिर हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेते हैं. इसलिए मैंने ई डॉट वैल्यू लिखा है कि इट्स कैन बी आइदर आइगन वैल्यू एंड इट्स कैन बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू टू. सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का आपका ये फॉर्मूला है जिसे आप सिंपली यही लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होता है. तो ये आपका जो डिनोमिनेटर इसने 1 नहीं होना तो लिखने की जरूरत ही क्या है. सो ये आपके एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला है जो कि एज इट इज भी पूछा जा सकता है और इससे आपको कोई क्वेश्चन करने के लिए भी दिया जा सकता है. ओके, द फोर्थ पास्टुलेट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. सो पहले जो 3 पास्टुलेट हैं बेसिकली दे रिप्रेजेंट्स द स्टैटिक वर्जन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. एक खास वक्त में क्या हो रहा है, आपने जब एक ऑपरेटर अप्लाई किया तो उस खास लम्हे उस खास वेव फंक्शन की क्या खास आइगन वैल्यू थी. और हमें पता है क्वांटम मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी. वक्त के साथ चीजें जो हैं वो चेंज होती रहेंगी. सो फोर्थ पास्टुलेट बेसिकली जो है वो डायनामिक वे है क्वांटम मैकेनिक्स को अंडरस्टैंड करने का कि टाइम के साथ उसमें क्या तब्दीली आएगी. The fourth postulate specify how the picture change with time, which is basically quantum mechanics and Schrodinger equation. So this is a Schrodinger equation जिसमें अगर आप हर हर्मिशन ऑपरेटर की वैल्यू दर्ज कर दें, so the right hand side becomes in this way and the right side remains same. तो इसे हम टाइम डिपेंडेंट Schrodinger वेव इक्वेशन कहते हैं और इसको टाइम एवोल्यूशन ऑफ वेव फंक्शन भी कहा जा सकता है क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं वेव फंक्शन का. इसको जब हम सोल्व करते हैं, टाइम डिपेंडेंट पार्ट को अलहदा कर लेते हैं, तो उससे एक हमारे पास इक्वेशन बनती है जिसे कहते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि जस्ट हमारे लिए इतना काफ़ी है कि हम उस इक्वेशन को समझे. वो सेम लेफ्ट हैंड साइड रिमेन सेम एच साई, राइट हैंड साइड में टाइम पोर्शन की जगह आ जाएगा ई साई. तो इट्स अ बेसिकली आइगन वैल्यू इक्वेशन कि जब हम हर्मिशन ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे वेव फंक्शन पे तो वी विल गेट एन एनर्जी आइगन वैल्यू विद अ वेव फंक्शन, और उसमें भी आप वैल्यू दर्ज करके उसे देख सकते हैं. टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमेशा आपको स्टेशनरी स्टेट्स मिलेंगी. सो अच्छा, इसमें हमने बात की है टाइम एवोल्यूशन ऑफ स्टेट की. एक क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द टाइम एवोल्यूशन ऑफ एन ऑपरेटर. अगर ऑपरेटर क्यू है उसकी टाइम एवोल्यूशन क्या होगी, जो कि हम डिफरेंट पिक्चर्स में डिस्कस करेंगे, श्रोडिंगर पिक्चर, हाइजेनबर्ग पिक्चर.
तो वो बेसिकली थ्योरम जो है आयरन फेस्ट का थ्योरम है कि जब भी आप किसी ऑपरेटर का टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका ये रिजल्ट है. यू कैन सी आउट द प्रूफ्स और इजीली अवेलेबल इंटरनेट, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है इस रिलेशन को समझना. सो द रिलेशन बेसिकली डिपिक्ट्स the expectation value and the commutation relation commutation of an energy operator with the given operator. अब ये given operator कुछ भी हो सकता है, ये momentum हो सकता है, ये position हो सकती है, और जो आंसर आएगा उसका हम आयोटा और एच कट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका पार्शियल डेरिवेटिव का एक्सपेक्टेशन से हम उस ऑपरेटर का टाइम डिपेंडेंसी पार्ट देख सकते हैं. और ये अगर हम इसका पोजीशन का टाइम डेरिवेटिव लें और मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव लें तो रिजल्ट बड़े मजे के आते हैं. रिजल्ट मजे के किस तरह आते हैं कि x ओवर t के लिए मोमेंटम और p ओवर t के लिए फोर्स. आई थिंक टाइम इस क्योंकि 40 मिनट्स लिमिट होती है, आप दोबारा इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं वंस इट स्टॉप्स. तो ये जो रिलेशंस हैं ये बेसिकली क्लासिकल रिलेशंस हैं, यानी पोजीशन ओवर टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी व्हिच इज p ओवर m एंड द फोर्स इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो इसलिए हम कहते हैं कि जो एरन फेस्ट थ्योरम है वो बेसिकली क्लासिकल फिजिक्स को क्वांटम मैकेनिक्स के साथ लिंक करने वाला एक थ्योरम है, जिसके जरिए आप इन दोनों को लिंक आउट कर सकते हैं. ओके, मे बी डिस्कशन के लिए हम नेक्स्ट सेशन से ही ज्वाइन करेंगे. देयर वाज सम चैट. Okay, as I said,